वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आप जैसा देख रहे हैं मेरे साथ डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा है, जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट है, इंडिया के डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट। इंडिया की वो पॉलिसी कमीशन के साथ भी काम कर चुके हैं। ही इज बीन ए प्रोफेसर इन मेनी कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज, और वो इंटरनेशनल यूएनडीपी वगैरह के साथ भी काम करें। तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, लंबा है और गहरा है। आज हम उनके बारे में एक ऐसे ही बहुत ही गहरा मसले के बारे में बात करेंगे, वन ऑफ द बीमारू स्टेट्स एज दे से, बिहार के बारे में। तो हमारा मकसद ये है कि हम डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा से पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार है कहाँ फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेसिकली समझिए कि आपने डॉक्टर के पास गया और वो आपका ब्लड टेस्ट कर रहा है, टेम्परेचर ले रहा है। सो वी विल डू ए डायग्नोस्टिक्स, इकोनॉमिक डायग्नोस्टिक्स ऑन बिहार, के समझें कि है कहाँ बिहार। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या, व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए डेवलपमेंट की, और विच पॉलिटिकल पार्टी हैज सम आइडियाज दैट आर बेनिफिशियल। तो मैं शुरू में थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। बिहार एक बहुत ही बड़ा स्टेट है। इसकी आबादी 13 करोड़ के करीब है, 130 मिलियन की है। हिंदुस्तान का सबसे गरीब, विदाउट एनी डाउट। उसकी पर कैपिटा इनकम कुछ $800 से ज़रा से ज़्यादा है। यानी इफ़ यू कंपेयर टू माई होम स्टेट ऑफ तेलंगाना, जो 5,000 ज़्यादा है, तो इट्स 6 टाइम्स बिगर देन बिहार। और बिहार के जो दूसरे चैलेंजेस है डेवलपमेंटल, एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बिहार हैज़ बिकम द सप्लायर ऑफ चीप लेबर टू इंडिया। तो बिहार की आबादी है 13 करोड़, और तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा बिहारी ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं एज लेबरर्स। 10% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन इज नॉट इन द स्टेट, कि वो बाहर काम कर रहे हैं। एंड इट इज़ वेरी ट्रबलिंग बिकॉज ये लोग 12-15 हज़ार रुपये महाना की से कम की इनकम के लिए वो काम कर रहे हैं। फिर उसमें से वो पैसे वापस भी जा रहे हैं। द स्टेट्स दैट दे गो टू मोस्ट अपेरेंटली दिल्ली और महाराष्ट्र है, जहाँ बहुत ज़्यादा जाते हैं बिहारी काम करने के लिए। तो हम बात करेंगे बिहार की इकोनॉमी की। संतोष जी, वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। आपसे गुफ्तगू करने में हमेशा ही मजा आता है। तो सर ये बताइए, बिहार का क्या हाल है सर? व्हाई इज बिहार सो बैकवर्ड्स, और क्या इज द सोल्यूशन? मैं बाद में आपको थोड़ा कंपेयर करके भी बताऊंगा दूसरी जगहों से, एंड इट इज वेरी शॉकिंग। मतलब बिहार के जो स्टेटिस्टिक्स और डेटा देखते हैं कि मतलब रोना आ जाए। जी जी, बिल्कुल। तो हम उस इस बात से तो सब लोग वाकिफ हैं कि मतलब बिहार एक गरीब प्रदेश है और भारत देश का सबसे गरीब प्रदेश है। मगर आपने जो सवाल किया कि क्यों ऐसा है, तो इसका एक इतिहास है और उस इतिहास को बहुत लोग उससे वाकिफ नहीं है। इस वजह से मैं इतिहास से शुरू करूंगा। जी। और जब तक आप उस इतिहास को नहीं समझेंगे तब तक आप ये नहीं समझेंगे कि भारत के स्वाधीन होने के 10-12 साल बाद भी बिहार की प्रतिव्यक्ति आय 1960 की मैं कह रहा हूँ, 1960 में वो भारत की प्रतिव्यक्ति आय से 70% थी। तो तभी का कम थी। तो उसके यानी कि ऐतिहासिक कारण है। तो ऐतिहासिक कारण क्या है, उन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ऐतिहासिक कारण ये है डॉक्टर साहब की, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे कलकत्ता प्रेसिडेंसी में, मतलब शुरू शुरू के जो गवर्नर जनरल्स, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे हुकूमत कम से कम उस उस इलाके में हुकूमत करनी उसने शुरू करी, तो एक परमानेंट सेटलमेंट नाम का उन्होंने एक अग्रीमेंट किया, जो जिसमें एक जमींदारी सिस्टम को पुख्ता किया गया। जो काफी कमजोर किस्म का जमींदारी सिस्टम था, वो जमींदारी सिस्टम उस प्रकार से एक्सप्लॉयटेटिव नहीं था जो परमानेंट सेटलमेंट ने बना दिया। तो क्या सेटलमेंट था उसका, उसकी थोड़ी सी रूपरेखा हम समझा देते हैं आपके श्रोताओं के लिए कि अंग्रेज क्यों आया था हमारे देश में। आया था तो वो तो आयात निर्यात करने के लिए आया था, वो ट्रेड करने के लिए आया था।
मतलब इंग्लैंड हैज ऑलवेज बीन नोन एज अ नेशन ऑफ शॉपकीपर्स। Yeah. तो वो ये यही करने आए थे, एक मर्केंटाइल उनका ऑब्जेक्टिव था। तो इस बीच में उन्होंने कोशिश करा करके, क्योंकि महाकाय देश था, बहुत बड़ा देश था, बड़ी विविधताएं थीं और बड़े कॉन्ट्रडिक्शंस थे, हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही इलाके में रहते थे वगैरह वगैरह। और आपको याद होगा, आपके श्रोताओं को याद होगा जो इतिहास से थोड़ा सा भी वाकिफ हैं, कि मुगल साम्राज्य का अंत हो रहा था। तो वो मुगल काल का जो साम्राज्य का अंत हो रहा था, उसी का फायदा उठाते हुए कई अम, उनके मनसबदार और राजा महाराजा अलग अलग इलाकों में दमदार होते चले जा रहे थे, और वो एक दूसरे से उस प्रक्रिया में लड़ते भी थे। उन लड़ाइयों का फायदा उठाते हुए इस अंग्रेजों की छोटी टुकड़ी ने कुछ राजाओं को हराया, और इस पूरे इलाके में बिहार, बंगाल और थोड़ा अवध का इलाका, जो यूपी माना जाता है आज की तारीख में, बाद में यूनाइटेड प्रोविंसेस बना, सॉरी, मतलब बाद में से मेरा मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब चली गई Yeah. तो एनीवे यूपी। वो उस पूरे इलाके में उत्तर में एक जमींदारी सिस्टम एस्टैब्लिश होता है। उस जमींदारी सिस्टम में जो इतनी एक्सप्लॉइटेटिव रिलेशनशिप थी, कि किया है अंग्रेजों ने ये, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, कि एक जमींदार को फार्म आउट कर दिया जमीन, और वो उस जमींदार की जिम्मेदारी बना दी कि वो रेंट कलेक्ट कर करके रैयत से, यानी कि पेजेंट से टैक्स कलेक्ट कर करके और अंग्रेज को देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। और ये एक लूट का तरीका था। उसमें ये दक्षिण भारत में जब साम्राज्य बढ़ा, ये वहां पर तरीका अलग था, उसके चर्चा मैं ज्यादा नहीं करूंगा। वहां Yeah. पर रैयतवाड़ी सिस्टम था, वहां जमींदारी सिस्टम नहीं था। यानी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में के जो इलाके थे, वो जो इसेंशियली सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया को कवर करते थे, वो अलग किस्म के थे। मोटी बात यह है कि ये जो जमींदारी सिस्टम एक्सप्लॉइटेटिव इतना जबरदस्त खड़ा कर डाला अंग्रेजों ने, तो हुआ ये कि उसमें रैयत बहुत मारी गई, बहुत एक्सप्लॉइटेशन हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, उन बिहार में खास, बिहार का एक खास एक रोल बना। जब क्राउन ने, मतलब इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की लड़ाई जब होती है, हिंदू और मुसलमान जिसमें साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफत करते हैं, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हो जाता है, या उसका काम चलता रहता है, मगर ब्रिटिश क्राउन टेक ओवर कर लेता। तो उसके बाद किया इन लोगों ने, अंग्रेजों ने, कि लुटेरे तो थे ही, लूटने ही के लिए आए थे, यहाँ बसने के लिए तो आए नहीं थे। बिल्कुल। इस ये कहना बहुत जरूरी है कि अब मुसलमानों ने 750 साल राज किया हमारे देश में, मगर वो तो यहाँ बसने के लिए आए थे, यहीं के राजा थे और यहीं रहे, और कहीं लूट लूट पाट के कहीं चले नहीं गए और ले नहीं गए। और मगर अंग्रेजों की वाला जो दौर है वो बिल्कुल अलग था। माफ करिएगा, मैं थोड़ा सा लंबा ये खिंच गया, मगर ये खाका समझाना आवश्यक था, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा मूलभूत कारण है जिसकी वजह से बिहार बहुत गरीब हुआ। आप ये पूछ सकते हैं कि भाई बंगाल भी उस परमानेंट सेटलमेंट का भाग था, तो वहां क्यों नहीं हुआ? वो उसका कारण ये है कि वहां इंडस्ट्री भी स्थापित हुई, क्योंकि वहां इंडस्ट्री स्थापित हो गई, उससे फायदा बंगाल को रहा। खैर, तो ये मतलब मैं विलियम डालरिम्पल की एनर्की पढ़ रहा था, जिसमें ही जी उनसे बात भी की उस किताब के ताल्लुक से, इस शो पर जी ही मेड दिस पॉइंट कि वो एक्चुअली इंडिया का सबसे अमीर हिस्सा था, बिहार, जी बंगाल। और इसलिए रॉबर्ट क्लाइव के बाद इन्होंने जिस तरह से लूटा है, जी लूटा केम इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। बेसिकली इन्होंने
एज ए प्राइवेट कंपनी इन्होंने टैक्स कलेक्ट किए हैं, और इतना एग्जॉर्बिटेंट टैक्स जो आप बता रहे हैं ना, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया है। तो सर अब आगे आते हैं। अब जी तकरीबन बिल्कुल 80 साल से आज़ादी है, तो उसके बाद इतनी प्रोग्रेस दूसरे स्टेट्स ने की है, जैसा कि गुजरात बिल्कुल। है, या आप साउथ को जी देखिए। बिल्कुल। वाई हैज बिहार नॉट शोन दैट मच प्रोग्रेस? इनफैक्ट मैं देख रहा था पिछले साल तो बिहार वाज द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन इंडिया। उस पे भी आएंगे डॉक्टर जी साहब, उस विषय पे भी आएंगे हम। मतलब जी let me now just very very briefly give you a quick update कि जी 1950 के बाद क्या हुआ। ये ध्यान रहे कि 1950 से 1980 तक वो तीन तीन दो दशक थे, 30 साल जो थे, पूरे देश में हमारे देश की विकास दर काफी कम थी, 3.5% केवल थी। और देश की जनसंख्या की वृद्धि दर, मतलब द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वो थी 2.5%। तो अब आप मान के चलिए, सोच के चलिए ये बात कि अगर आय 3.5% से सालाना की रफ्तार से 30 साल बढ़ती है, मगर उसी दौर में 2.5 2.5% से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, तो प्रति व्यक्ति आय में, यानी कि पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी तो केवल 1%, 1.25% की होती है, विच इज एन इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल जी बेहतर है 20वीं शताब्दी के पहले 50 साल से। मतलब उस औपनिवेशिक काल से तो बेहतर है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, दो राय नहीं। मगर क्योंकि इतना एक्सप्लॉइटेशन बिहार और सिर्फ बंगाल का हुआ था, और अगर देश भर में ये समस्या थी कि एक विकास दर भी कम, और उसके ऊपर से जनसंख्या भी। तो इसका असर, ये इन इन सब चीजों का असर ये हुआ डॉक्टर साहब कि 1960 में हमको आंकड़े ये बताते हैं कि प्रति व्यक्ति आय जो बिहार की थी, वो भारत की प्रति व्यक्ति आय की 70% थी। मगर वो धीमे धीमे घट घट के, घटती घटती, ये अनुपात है, मतलब 70% वाला, वो 70% से घट के 60% होती है, फिर 50% होती है, और घटते घटते वो 2005 जब आता है तो वो 33% पे रह जाती है। यानी कि बिहार की आय 33% थी 2005 में, जब अगर आप उसकी तुलना करें प्रति व्यक्ति आय भारत देश। अब मैं 2005 पे क्यों 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 शुरुआत कर रहा हूं आज हमारी इस चर्चा को लेकर? जी इस वजह से शुरुआत कर रहा हूं जी कि नीतीश कुमार जी जो आज मुख्यमंत्री हैं, वो 2005 से मुख्यमंत्री हैं। जी और उनको, वो क्योंकि उनकी पार्टी बड़ी छोटी सी है, जदयू बड़ी छोटी पार्टी है, क्योंकि वो जिस कास्ट से आते हैं वो बड़ी छोटी सी कास्ट है, वो 3-4% का उनका अनुपात हैगा बिहार की जनसंख्या में। और भाजपा के बिना वो सरकार नहीं बना सकते थे। तो इस पिछले 20 साल में, यानी कि 2005 से 25 के बीच में 17.5 साल वो भाजपा की के सहारे मुख्यमंत्री बने रहे। जी केवल 2-2.5 साल वो राजद का सहारा, उनके पास राजद का सहारा था, यानी कि आपके लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की के सहारे से, और कांग्रेस के सहारे से। खैर, तो मोटी बात यह है कि आज 2025 में जो 2005 की स्थिति थी, वही 25 में स्थिति है। अर्थात कि भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है, उसका आज भी बिहार 33%। अब आप सोच लीजिए कि मतलब 20 साल में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई रिलेटिव टू रेस्ट ऑफ इंडिया। तो अगर बीमारू तब था, तो आज भी बीमारू है। ये मतलब दुखद बात ये लोगों को मैं सिंपली नंबर में बता देता हूँ। आप जो कह रहे हैं पर कैपिटा जो था ये इंडिया की अब 2800 के करीब है, और बिहार इज लेस देन 1/3 ऑफ दैट, विच इज 800। यही कह देर रहे यू, दैट इज एग्जैक्टली राइट सर।
आप जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेस देन वन थर्ड है। जी ये थोड़ा सा फर्क आपके हमारे आंकड़ों में केवल इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैं रुपए में जो वो आंकड़े हाँ बता रहा हूँ, और मैं आप एक्सचेंज रेट को जी हाँ लेकर के जी बता रहे हाँ हैं। खैर, जी मोटी बात यह है जी कि बिहार उन प्रदेशों में रह गया डॉक्टर साहब, जो यूपी की तरीके से और झारखंड की तरीके से आज भी बीमारू है। मैं ये कह सकता हूं कि बाकी दो जो प्रदेश हुआ करते थे, जिनको आशीष नंदी ने, सॉरी आशीष बोस ने, नंदी ने, आशीष बोस ने, जी जो एक हमारे देश के नामी डेमोग्राफर थे, बड़ा जबरदस्त अच्छा काम किया है उन्होंने। उन्होंने ही ये शब्द इस्तेमाल किया, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये चार को वो बीमारू अ, शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि एक एक्रोनिम उन्होंने बना दिया। और मेरी राय में पिछले 15-20 साल में ये कहा जा सकता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश प्रगति के ऐसी रफ्तार उन्होंने पकड़ी है कि उनको आज आप बीमारू कहें तो ये बिल्कुल ज्यादती हो जाएगी। और छत्तीसगढ़ के लिए भी आप ये बात नहीं कह सकते। और उत्तराखंड तो वैसे ही यूपी से कट के अलग हो गया, तो वो तो एक अलग कैटेगरी हो गई, वो वैसे ही ज्यादा विकसित है। तो मोटी बात ये है कि ये दो प्रदेश या तीन प्रदेश, झारखंड कट बिहार से ही कटा था। हाँ बिल्कुल, आप ये अच्छा कर रहे हैं, ये मैप दिखा रहे हैं। जी हाँ बिहार ये झारखंड से कट कट के बना था 2000 में, सन 2000 में। तो मोटी बात ये रह गई है कि यही तीन प्रदेशों की सबसे कम प्रति व्यक्ति आय। आप कुछ इसके बारे में, इस मैप के बारे में बताना जी चाहते हाँ। हैं तो जरूर अगर बताइए। आप ये नक्शा अगर देख रहे हैं भारत का, तो इसमें जो मुल्क हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड को देख रहे हैं, जो पिंक कलर के हैं, ये सिर्फ तीन ऐसे भारत के स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी गरीब है। जी। जी हाँ, यानी बांग्लादेश देखिए, पाकिस्तान की पर कैपिटा इज 1600 के करीब है, यूपी हम्म। 1300, फिर बिहार 800 और 1400 जो झारखंड है। और जो जी। येलो स्टेट्स हैं, जो पीले रंग के हैं, वो पाकिस्तान से अमीर और बांग्लादेश से गरीब है। हम्म। और जो हम्म। बाकी के जो सारे हम्म। स्टेट्स हैं, आप देख रहे हैं, बेसिकली वेस्टर्न गुजरात से लेके ऑल द वे डाउन, और फिर ऊपर के वो जो चार स्टेट्स हैं, तो ये जो स्टेट्स हैं, वो दो आर द वन जो इंडिया को इतना मतलब डेवलप्ड बना देते हैं। दे आर रिचर देन इंडिया, दे आर रिचर देन बांग्लादेश, एंड दे आर रिचर देन पाकिस्तान ऑब्वियसली। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि ये जो, बहुत अच्छा किया। हाँ, और खतरनाक बात ये है संतोष जी, कि ये जो सबसे गरीब हिस्सा है, ये जो पिंक कलर का, मैं आपको बाद में भी अंदाजा दूंगा कि ये कितना गरीब है। हम्म। ये तकरीबन भारत के पार्लियामेंट को कंट्रोल करता है इन हाँ, टर्म्स इस ऑफ। बात जी बिल्कुल। जी और जी ये नहीं, ये बात बहुत आपने अहम बताई कि भारत की पार्लियामेंट को कंट्रोल करता है। उसका कारण तो हमारी जनता को समझना चाहिए ना, श्रोताओं को, कि केवल ये दो प्रदेश को की जनसंख्या आप जोड़ दीजिए तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 30-35 करोड़। 23 हैं। हाँ बिल्कुल, आप 37 करोड़ की बात हो गई। जी मोटे तौर से आप ये कह सकते हैं कि एक चौथाई जनसंख्या देश की इन केवल इन दो प्रदेशों में है। जी हाँ और यही कारण है कि 80 सांसद यूपी के और 40 सांसद बिहार के मिलाकर के 120 हो जाते हैं। तो लग वो सीधे आप मान के चलिए कि करीब 22% हमारे लोकसभा का के सांसद यहाँ से आते हैं। इस वजह से हर पार्टी का ये कि बड़ी कोशिश होती है कि इन पे वर्चस्व बना रहे। और भाजपा तो बड़ी चतुराई से पिछले 10-12 साल से खास तौर से इस पे इन्होंने वर्चस्व इन दोनों पे बना लिया है। जी। सर, आपसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। आमिरुल्लाह खान, जो हमारे कॉमन जी। फ्रेंड जी। इकोनॉमिस्ट, वो यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में एक लेक्चर दिए थे पिछले महीने। तो जी। जी। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने ये भी नक्शा लेकर उन्होंने कहा कि अमेरिका में अगर आप इस तरह का नक्शा डालें, तो अमेरिका में जो सबसे अमीर स्टेट्स हैं,
यानी टेक्सास, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क, सबसे ज्यादा लोग वहां रहते हैं। यानी आबादी उन स्टेट में ज्यादा है जहां अमीरी है। भारत एक ऐसा एक अनयूजुअल मुल्क है सारी दुनिया में जहां ज्यादा लोग जहां हैं वहां गरीबी है। तो उससे ये हो जाता है कि एक के द पुअरर स्टेट हैव मोर पॉलिसी कंट्रोल, एक, और दूसरी चीज ये है कि ये पूरे मुल्क को नीचे खींच लेते हैं क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, पर कैपिटा एवरेज वगैरह ये गिरा देते हैं। और तीसरी चीज उन्होंने ये बताई थी कि ये लोग कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं करते, इसलिए ये डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स वगैरह से इनको कोई असर ही नहीं होता। सारा टैरिफ्स वगैरह दूसरे शहरों पर होता है, स्टेट्स पर, जिनके पास पॉलिटिकल क्लाउट नहीं। जी, नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और मैं इस बात, आपकी इस बात को और आमिर की बात को और आगे बढ़ाता हूँ, ये आपके श्रोताओं को बता करके कि ये मसला है क्या कि इन दो प्रदेशों और झारखंड की भी जनसंख्या में वृद्धि दर इतनी ज्यादा क्यों है? व्हाई इज देयर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हायर? जी। सो इन सम वेज द लो पर कैपिटा इनकम जो है, उनकी प्रति व्यक्ति आय कम होने का बहुत बड़ा कारण उनकी जनसंख्या वृद्धि दर ही है। इसका और गहरा कारण क्या है वो समझना जरूरी है। और वो गहरा कारण ये है कि पश्चिम और दक्षिण के प्रदेशों की तुलना में हमारी हिंदी पट्टी में, और खासतौर से इन तीन प्रदेशों में, जो स्वास्थ्य पे निवेश हुआ है और जो शिक्षा पे निवेश हुआ है शुरू से, वो बहुत कम है। और मैं ये कहूंगा कि ये क्यों हुआ है ये समझना आवश्यक है। ये हुआ इस वजह से है कि इन प्रदेशों में खासतौर से ये जो हमारा ब्राह्मणवादी, मनुवादी और जो कास्ट सिस्टम है, जी। उसका बड़ा बोलबाला है। और उसके विरोध में जो और जगह गोलबंदी हुई, लामबंदी हुई, दक्षिण में हुई, पश्चिम में मतलब महाराष्ट्र में हुई, वो गोलबंदी और लामबंदी ऐतिहासिक रूप से बहुत कमजोर रही है। और केवल हाल के पिछले 30-40 सालों में हुई है जो कुछ हुई है, लोअर कास्ट का मोबिलाइजेशन। तो तो मोटी बात, आपको पहली चीज ये समझनी जरूरी है हमारे देशवासियों को कि इस हिंदी पट्टी में बाहुल्य है दलितों का, आदिवासियों का, और तीसरी जो कौम है, जो या तबका है जो ज्यादा गरीब है हमारे देश में, वो है मुसलमान। तो जी। मुसलमानों की संख्या और उनका उनके उनका उनका अनुपात, their share in the population in the northern Hindi belt states is relatively higher than in the south and the west. जी। तो अब आप ये देखिए कि जहां भी कोई गरीब होता है उसके ज्यादा बच्चे होते हैं। तो जी। वो जो उनकी जनसंख्या की बढ़त ज्यादा तेज होती है। ये भी अफ्रीका में पाया जाता है, ये किसी भी दुनिया के देश में पाया जाता है कि जहां भी गरीब है उसकी उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा होती है। उसका बहुत मोटा सा कारण ये है जो हमारे लोगों को समझना आवश्यक है कि अनलाइक इन द यूनाइटेड स्टेट्स वेयर देयर इज अ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, हमारे देश में कोई भी सामाजिक सुरक्षा की का प्रावधान नहीं है। जी। तो बच्चों को एक तरीके पेंशन। से सामाजिक सुरक्षा की ओर के नजरिए से या दे आर द पेंशन प्लान है वो बच्चे। पेंशन प्लान क्या, वो कौन देखभाल करेगा? जब बच्चे। बुजुर्ग हो जाएंगे माँ बाप तो वो ये बच्चे पैदा, तो जी। इस वजह से। तो अच्छा, मगर मोटी बात यह है कि इस सोच को बदला जा सकता है अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च करें और बच्चों की मृत्यु दर को घटा दें। अगर बच्चों की मृत्यु दर घटती है तो धीमे और शिक्षा बढ़ती है,
आम जनता में, खासतौर से निचले तबके में, और खासतौर से महिलाओं में अगर शिक्षा का स्तर बढ़ता है, और महिलाओं का शिक्षा स्तर इतना बढ़ जाता है कि केवल प्राथमिक शिक्षा नहीं, वो माध्यमिक शिक्षा भी प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि दे बिकम एजुकेटेड अप टू सेकेंडरी लेवल, देन देर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड द बर्थ रेट फॉल्स एंड फॉल्स शार्पली। और ये प्रवृत्ति हमने पूरी हिंदी पट्टी में देखी है, ये बढ़ी है, बड़ी जबरदस्त तौर से बढ़ी है। तो थोड़ा बहुत तो स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन आया जरूर है, और मगर सबसे उससे कहीं ज्यादा परिवर्तन आया है शिक्षा सेवाओं में। स्कूल बढ़ गए हैं, टीचर बढ़ गए हैं, बच्चे सारे स्कूल जाने लगे हैं, लड़कियां सारी स्कूल जाती हैं। बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी में भी सब बच्चियां स्कूल जाती हैं। इन वजहों से जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है, हर परिवार में कम हुए होते हैं बच्चे। तो अब आखिरी बात ये, इससे पहले कि आप अपने जी सवाल आगे ले जाएं, मैं मतलब आमिर वाली बात को और आगे बढ़ा रहा हूं कि गरीबी इस वजह से है क्योंकि बच्चे ज्यादा होते रहे हैं इस हिंदी पट्टी में, मगर हाल में पिछले 10-15 साल में क्योंकि शिक्षा बढ़ी है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, तो हर प्रदेश में, यूपी बिहार में भी कमी आई है। मगर जब कहीं ज्यादा कमी आई है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इत्यादि में, और दक्षिण में तो आई ही आई है। आप जिस प्रदेश से आते हैं, आप तो तेलंगाना हैदराबाद से आते हैं, वहां तो वैसे ही बहुत कम है, शिक्षा का स्तर ज्यादा है, और स्वास्थ्य सेवाएं जी बेहतर है, और बच्चे कम होते हैं हर परिवार में। मतलब गरीब के भी बच्चे कम होते हैं। तो 1 बात ये से है 1.4 1.5 हो गई है बात फर्टिलिटी देखिए, रेट। जी मगर अब देखिए देश में खुशखबरी ये है कि वो दो दो हो गया है। 1.4 तो खैर दक्षिण और पश्चिम में आपको मिलेगा, जी हाँ। भारत की औसत 2 हो गया है। जी हाँ, मतलब मगर जी हाँ। मगर अब हम बिहार पे वापस लौट रहे हैं कि बिहार, यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा है। जी हाँ बिल्कुल। यूपी में 2.5 है, हर हर महिला के 2.5 बच्चे होते हैं, और जी बिहार में अभी भी 3 होते हैं। जी तो ये दिक्कत है। सर, मैं आपको जी एक डेटा देता हूँ। अभी एक ASER नाम का कोई असेसमेंट है एजुकेशन का, और जी वो लोग कहते हैं कि 87% ऑफ ग्रेड 3 स्टूडेंट्स, जी 63% ऑफ ग्रेड 5 स्टूडेंट्स एंड थर्टी जी परसेंट ऑफ ग्रेड 8 स्टूडेंट्स आर अनेबल टू रीड एट ग्रेड 2 लेवल इन बिहार। सोचिए, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत मतलब बजा फरमा रहे हैं आप। मैं दोबारा कह देता हूँ उसको हिंदी में, हाँ यानी कहिए। तकरीबन 8वीं जमात के 3 में से एक बंदा सेकंड जमात के लेवल पे भी नहीं पढ़ता। मतलब बिल्कुल दिस इज बिल्कुल सही सच ए कह स्केरी, रहे मतलब हैं। ये तो ये एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन मतलब एजुकेशन तो एजुकेट बहुत नहीं सही हो कह रही है रहे हैं। पब्लिक। हाँ, मतलब बच्चे सीख नहीं रहे हैं, मगर वो स्कूल जा जरूर रहे हैं, जी हाँ। और उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो तो ये दोनों बातें बिल्कुल सत्य हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 20 साल से चली आ रही है, और यही दुखड़ा आज भी आप पाते हैं, जो मतलब लगभग आपको 20 साल पहले स्थिति जी मिलती थी। तो अब वापस बिहार पे लौटते हैं कि देखिए, अगर बिहार में या यूपी में शिक्षा पे जो ध्यान देना चाहिए था, नीतीश जी को जो देना चाहिए था, भाजपा या कोई भी सरकार होती उसको देना चाहिए था, वो आज तक नहीं दिया गया। और उसका, और हमने एक बिहार पे बड़ी लंबी स्टडी करी है, जो एक किताब के रूप में आने वाली है। जी उसमें हम ये पाते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा कारण डॉक्टर साहब ये है, बहुत बड़ा कारण, कि लाखों की संख्या में टीचरों की पोस्ट हैं, मगर वेकेंट हैं। मतलब बहाली नहीं हो रही, नियुक्ति नहीं हो रही। 20 साल से हमारे ये जो सरकार है बनी हुई है, मगर स्कूलों में भर्ती हो रही है, बच्चे जा रहे हैं, तो सीखेंगे कहां से अगर टीचर ही नहीं है भाई। जी हाँ। आप टीचर की नियुक्ति नहीं कर रहे, तो प्यूपल टीचर रेशियो बिहार का देश में सबसे बदतर है, और टीचर फिर उसके ऊपर से आता नहीं है ऐसी स्थिति में।
वो आता नहीं क्यों? क्योंकि वो उनका ट्रेड यूनियन है, और वो उसने एक धंधा चलता है, सरकारी नौकरी है स्कूल टीचर की। उसने किसी प्राइवेट टीचर को 500 रुपए महीना वो थोड़ अपनी, या पाँच एक दो हजार रुपए जेब से देता है, उसे कहता है तुम जाओ पढ़ाए आओ, हम घर से कुछ और धंधा कर लेंगे इस बीच में। तो सरकारी नौकरी भी लिए हुए है, उसकी तनख्वाह ले रहा है, और जी। एक दो हजार दे करके वो अपना किसी टीचर असिस्टेंट को लगा देता है। तो ये तो धंधा चलता है साहब जी। सर ये तो मैं देख रहा हूँ। मैं आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, वी आर अवेयर ऑफ दिस। ये सो कॉल्ड डबल इंजन सरकार थी टू ग्रेट एक्सटेंट पिछले 10-11 साल से। डबल इंजन तो क्या, मुझे लग रहा है कि ये बगैर इंजन के उड़ रही है जिससे पिछले तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कोविड की दुर्दशा आप, जी हाँ। हम लोग याद करना भी शुरू करेंगे तो बहुत। हाँ तो मैं ये देख रहा था कि एक एक चैलेंज जो है बिहार के लिए इज के व्हाई इज इन द पब्लिक डिमांडिंग चेंज। क्या वो खुश हैं 20 साल से अगर कोई तरक्की नहीं हो रही स्टेट में? उनको नजर आ रहा है कि हम सबसे गरीब हैं, हमारे बच्चे जाकर वहां पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं एक एक शख्स से हैदराबाद में अप्रैल में, जब मैं हैदराबाद आया था, जब आपसे मुलाकात भी हुई थी वहां पर, तो एक शख्स ने बहुत कैजुअली कर दिया था, यार ये बिहारी गेटोस बना रहे हैं यहाँ आकर। तो घेटो। गेटोस, अच्छा, बिकॉज हैदराबाद में। अच्छा। बिकॉज तनख्वाहें इतनी कम देते हैं ना इनको। आप देखिए, जी। इंडिया में जो मतलब थोड़ा इज्जत से जीने के लिए कम से कम 30,000 से लेके 40,000 रुपए चाहिए आपको। अगर उससे कम मिलती है, और इनको वो लेबर तबका को उतना नहीं मिल रहा है। इंडिया की जो मीडियन इनकम है वो 8,000 रुपए के करीब है। तो अगर आपको 15,000 20,000 इस तरह रुपये मिल रहे हैं हैदराबाद में, तो आप अकेले भी नहीं रह सकते ऑन योर ओन। तो ये आप एक एक अपार्टमेंट में 5-5 6-6 बच्चे रहते हैं जो बिहार से आके लेबर, लिटरली लेबर वर्क कर रहे हैं, वो धूप में काम कर रहे हैं। सो इट इज क्रिएटिंग दीज गेटोस। तो ये तो मतलब पब्लिक को तो एहसास है ना कि उनके बच्चे गए हुए हैं। तकरीबन 1 करोड़ आउट ऑफ 13 करोड़ बाहर काम कर रहे हैं, जिसके वजह से भी बहुत सही कह रहे हैं। जी हाँ। सो व्हाई डोंट दे डिमांड चेंज? मेरा ये सवाल है कि 20 साल से वही बंदा। हाँ, तो देखिए, they demand, it's not that they don't demand change, it's that Bihar, with its enormous um, enormous poverty, and hence the ability of the politician to survive on a system of patronage and corruption, has उसका असर ये हुआ है कि the entire polity has been deeply corrupted। तो अब मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं कि ये कैसे हो रहा है कि नीतीश बाबू वापस बार बार इलेक्शन जीत जाते हैं। कोई बड़े भारी भरकम मेजोरिटी से नहीं जीतते हैं। जी हाँ। अब पिछले 5 साल पहले आपने सब आपके श्रोताओं को सबको मालूम होगा कि कोई खास मेजोरिटी से नहीं जीते थे। तो उन्होंने कुछ जुगाड़ बना रखे हैं। क्या जुगाड़ है उनके? एक जुगाड़ उनका ये है कि इन्होंने नशाबंदी कर दी है। अच्छा, नशाबंदी क्यों करी है? इससे उनको महिलाओं का वोट मिलता है, क्योंकि महिलाएं बहुत डंके की चोट पे काफी, मतलब सालों से इस बात की मांग कर रही थी कि नशाबंदी होनी चाहिए। नीतीश बाबू, हमारे आदमी लोग, हम मतलब हम जो कमाते हैं या खुद भी कमा करके वो जब लाते हैं तो वो उसको दारू में उड़ा देते हैं, और हम बच्चों की देखभाल केवल हम ही को करनी पड़ती है आखिर में जा करके। तो इस आप नशाबंदी बिल्कुल करवा दीजिए। गांव गांव में जो ठेके हैं उन सबको बंद करवा दीजिए। उससे तो नीतीश जी ने कर दिया। अब उसका असर देखिए। गरीब प्रदेश, उसमें एक बड़ा भारी स्रोत किसी भी राज्य सरकार के लिए होता है ये दारू का धंधा। अब ये समझिए कि जब से जीएसटी आया है, जीएसटी 2017 में आ गया था, जी हाँ। उसके बाद से राज्य सरकारों के करों के स्रोत वैसे ही कम हो गए। तो अल्कोहल
और पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स लगाते हैं, सेल्स टैक्स, ये दो बड़े अभी भी स्रोत हैं राज्य सरकारों के पास। अब बिहार सरकार ने इस राजनीतिक कारण से कि महिलाओं का वोट मिल जाए, उन्होंने नोट नशाबंदी कर दी। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको महिलाओं का वोट इस वजह से अच्छा खासा मिलता रहा है। तो एक कारण ये है। दूसरा कारण ये रहा है खान साहब कि ये कोशिश ये करते हैं कि अम, जब जरूरत पड़ती है, और ये भाजपा जब से आई है खास तौर से ये चल रहा है कि कि इन्होंने इनकी कोशिश ये रही है कि कुछ ये कैश ट्रांसफर देना शुरू कर दें। अच्छा, उसके ऊपर से केंद्र सरकार का जो पीएम आवास योजना है, ये घर बना रहे हैं। गांव में जो गरीब तबका है, दलित है, आदिवासी है, उनके लिए घर के लिए पैसा दिया जाता है। तो उसका कुछ पैसा सरकार से, केंद्र सरकार से आता है, करीब 1.25 लाख, 1,30,000, और बाकी राज्य सरकार दे देती है। तो ये तीसरा कारण है। तो ये देखिए, इस तरीके से बहुत सी चीजें ये डबल इंजन की सरकार करती रही है, जिससे लोक लुभावन उनको महसूस लोगों को होने लगता है। और इन इस तरीके के जुगाड़ करके उनको लगता है कि रोजगार पैदा करना जरूरी नहीं है। ये बहुत बड़ी गलत सोच है। मगर रोजगार वो पैदा नहीं होता, तो जिस वजह से हुआ ये है कि गरीब तबका खासतौर से गांव से, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ लिख जाता है, वो पैसे जुगाड़ करके आ, महाराष्ट्र जाता है, कर्नाटक जाता है, केरल जाता है, और आंध्रा तेलंगाना इत्यादि चला जाता है, बंगाल तक जाता है, पंजाब भी जाता है, हरियाणा जाता है। पूरे देश में बिहारी वर्कर आपको मिलेगा। पलायन खूब हुआ है। और वो जो रिमिटेंस भेजता है, वो जो आमदनी होती है, वो फिर जब पैसा भेजता है तो उससे खर्च चलता है। तो ये स्थिति है। इस तरीके से एक तरफ तो मतलब सरकारी कुछ कुछ फायदा होता रहता है। अब इन्होंने, जब से भाजपा की सरकार है, इन्होंने अनाज मुफ्त कर दिया है। पिछले जी 5 साल से अनाज मुफ्त कर दिया है। तो अब आप सोचिए कि एक तरफ वहां से आमदनी हो रही है रेमिटेंस की, इधर और उसके अनाज मुफ्त कर दिया, आपको घर दिया जा रहा है, अब पानी भी दिया जा रहा है, टॉयलेट बन रहा है। ये सब जो चीजें हैं ना, इस सब का फर्क पड़ा है आम जनता पे, देखिए। तो मगर इसका इतना बड़ा भी असर नहीं है कि राजद, जो सबसे बड़ा विपक्ष है, राजद और राष्ट्रीय हाँ, जनता पार्टी, और कांग्रेस का जो महागठबंधन है, वो और सीपीएमएल का, सीपीएमएल बहुत एक्टिव है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिन। तो इन तीनों का जो गठबंधन है वो काफी अच्छी टक्कर देता है। तो खैर, उस पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। जी जी। जी। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये डेटा देखें तो मैंने देखा कि 13 करोड़ की कौन से मुल्क हैं आबादी के दुनिया में। तो हाँ हाँ। मुझे ये 3 इंटरेस्टिंग मुल्क मिले, इथियोपिया, मेक्सिको और जापान। तकरीबन 100, बहुत खूब। हाँ, 130 मिलियन के करीब हैं। इथियोपिया लो इनकम है, मेक्सिको मिडिल इनकम है, जापान हाई इनकम है। मैं दिस इज लाइक अ ड्रीम फॉर एन इकोनॉमिस्ट कंपैरिजन के हाँ। लिए। लेकिन जी अगर आप जी। देखें, आबादी तो सबकी 130 मिलियन के करीब है, लेकिन बिल्कुल अगर आप जीडीपी देखें तो इतना जमीन आसमान का फर्क है सर। मतलब बिल्कुल। 31 गुना ज्यादा है जापान की। जापान इज 4 ट्रिलियन, बिहार 130 बिलियन। हाँ। और अगर आप जीडीपी पर कैपिटा देखें तो जापान 45 गुना ज्यादा है, थर्ड फोर्टी हम्म। फाइव टाइम्स। और हम्म। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देख रहा था, भारत का नंबर कुछ 130 है ह्यूमन हम्म। डेवलपमेंट में, और हम्म। जापान इस 24, और मेक्सिको कुछ 70 है। हम्म। बिहार 176। इट इज हम्म। सो मच बिहाइंड इंडिया ऑल्सो ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हाँ। और लोएस्ट है इंडिया में।
ह्यूमन डेवलप बिल्कुल। मतलब बिहार से बदतर और कोई स्टेट नहीं है ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। लेकिन आप अनएम्प्लॉयमेंट देख के आप दंग हो जाएंगे कि सिर्फ 3.4%, ये कैसा, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये मैं बता, और एक चीज मैं क्या बताना आपको चाह रहा हूँ, लिटरेसी ये लेवल बोल दिए। भी देखिए आप, इज सो लो। इंडिया इज अबव 80% नाउ, बिहार 10% पीछे है ऑन लिटरेसी लेवल्स। तो अगर हम्म। आप ये सारा देखें तो बिहार इज लाइक इथियोपिया हाँ, कंपेयर। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है, आपकी बिल्कुल सही समझ है यहाँ। मतलब कुछ मानों में शायद बिहार इथियोपिया के बराबर या कुछ नीचे भी हो सकता है। जी हाँ। देखिए, इस ये जो आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आप एक एक समूची इंडेक्स है, मतलब एक समग्र किस्म का एक मानक है, जिसमें आपको स्वास्थ्य और शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, उस सब का समग्र रूप से एक जी हाँ। मिलावट का इस्तेमाल करके एक इंडेक्स बन जाता है। तो आपने अच्छी बात बताई, यही इसी का दूसरे ढंग से मैं चर्चा कर रहा था, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा की सेवाओं को जी हाँ। लेकर के। तो मोटी बात यही लोगों को समझने की है कि अब थोड़ा सा हम लोग इस बात की भी चर्चा कर लेते हैं डॉक्टर साहब की, जी। इस सब का इलाज क्या है। जी हाँ, बिल्कुल सही, वहीं आ रहा था मैं कि व्हाट इज द मैं बस सॉल्यूशन। बस जी हाँ। तो सोल्यूशन से हम शुरुआत करते हैं कि देखिए, अगर आप स्वास्थ्य और शिक्षा पे नए सिरे से तवज्जो देना शुरू करेंगे बिहार और यूपी में, और खास तौर से, तो इसका असर ये होगा कि तेजी से आप प्रति व्यक्ति आय बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं? क्योंकि अगर स्वास्थ्य सेवाएं इतनी अच्छी हो जाएं कि बच्चे मरेंगे नहीं, तो जी। हमारे देश के सारे गरीब परिवार भी ये बात समझ गए हैं कि उनको अपने बच्चों को पढ़ाना है। अच्छा, तो एक तो डिमांड फॉर एजुकेशन, with demand for education will come improvement of health education and also lower population growth rate। तो अगर जनसंख्या की विकास दर में मतलब जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आएगी, तो जो भी आप कह रहे थे ना शुरू में कि फास्टेस्ट जी एक हाँ। फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है बिहार, उस पे जी हम अभी चर्चा करेंगे, जल्दी ही आता हूं मैं उस विषय पे। जी तो वो प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तित हो और तेजी से होनी दिखेगी। कुछ तो परिवर्तन हो रहा है, मगर और तेजी से होगा। मगर इस स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवाओं को सुधारने के लिए करना क्या है? आपको सबसे बड़ा काम आज की तारीख में, नीतीश की सरकार हो कोई सरकार हो, वो करना यह है कि जो स्कूल में टीचर नहीं है, दशकों से नियुक्ति नहीं हुई है, वेकेंट पोस्ट पड़ी हुई है, जो प्यूपल टीचर रेशो ज्यादा, अगर आप सरकार में टीचरों की नियुक्ति कर दीजिएगा जल्दी जल्दी, तो एक तरफ तो जो बेरोजगारी है वो कम होगी। तो यही निर्णय और निश्चय तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है इस बारे में कि मैं 10 लाख कितना कितने रोजगार सरकारी रोजगार पैदा करने की बात कर रहे थे। जी तो मैं संख्या भूल रहा हूं, मगर अगर वो 10 लाख रोजगार पैदा कर देते हैं सरकार में, वो संभव है। उसके बारे में अभी चर्चा, अभी आप और किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि मैंने इस किताब के लिए हिसाब लगाया है, बिहार पे जो किताब में हमने लिखी है अपने पीएचडी छात्रों के संग, बिहारी पीएचडी छात्र, कि आज की तारीख में ये 3 सेक्टर में, सरकार के 3 सेक्टर में, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस, जो ये 3 को आप जोड़ दीजिए तो ये पूरी जो हमारा प्रदेश का, बिहार का सरकारी मुलाजिम है, उसका 85% ये इन 3 सेक्टर में है, केवल इन 3 सेक्टर में। तो आप जहां जहां नियुक्ति, इन 3 में बहाली कर दीजिएगा, नियुक्तियां कर दीजिएगा, खाली पदों को भर दीजिएगा, तो देखिए स्वास्थ्य सेवाएं सुधर जाएंगी, शिक्षा सेवाएं सुधर जाएंगी, और तीसरे आपके गवर्नेंस में भी सुधार हो सकता है, और पुलिस
पे आप थोड़ी सी अंकुश लगाएं, और पुलिस की संख्या बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार में पुलिस पॉपुलेशन रेशो देश में सबसे बदतर है। और ये हमको हमारे देशवासियों को समझना जरूरी है, क्योंकि भारत में वैसे भी पुलिस की संख्या बहुत कम है हमारी जनसंख्या की तुलना में, मतलब और देशों की पर संतोष जी, ये देशों जो की। दो सेक्टर्स हैं, एजुकेशन और हेल्थ, दे रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर, मतलब पढ़े लिखे लोग चाहिए ऐसे। राइट, वो कहाँ से which आएंगे? means, so what does that mean, sir? When I am implying, when I am talking about investment in education, मैं सिर्फ स्कूली शिक्षा की बात नहीं कर रहा, मैं हायर एजुकेशन की भी बात कर रहा हूं। तो हायर एजुकेशन का हाल सुन लीजिए। अगर स्कूल टीचरों की कमी करीब 2 लाख है, 2 लाख भर्ती होने जरूरी हैं, तो 21,000 तो हायर एजुकेशन में वेकेंट पोस्टें हैं। जी हाँ। और हायर एजुकेशन के कॉलेजेस को खुलने की जरूरत है, यूनिवर्सिटीज को खुलने की जरूरत है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। मगर उससे अधिक मैं ये बात कहूंगा, इस बात को और जोर दे करके कहूंगा कि देखिए, कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट, यानी वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। बिहार में बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई है। और वो अगर दी जाए तो कम से कम जो पलायन हो रहा है, लोग बाहर चले जा रहे हैं और प्रदेशों में जाकर के, तो थोड़ा सा स्किल होकर के जाएंगे कम से कम, वही जी उनकी आमदनी बढ़ाएगा। हाँ। क्योंकि जी इनको स्किल्स नहीं प्रदान की जा रही। और मैं तो इतना तक कहूंगा कि आप चाहे हायर एजुकेशन पे देखिए, खर्चा तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई है। मगर आप, अगर आपके पास सरकार के पास तंगी है, तो आप थोड़ा खर्च ज्यादा करिए वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग पे, चाहे हायर एजुकेशन पे थोड़ा कम करें। स्टेम मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ पे और तवज्जो दी जाए। और ये लड़कियों के लिए तवज्जो दी जाए, क्योंकि लड़कियां हमारे इस प्रदेश की बच्चियां सब पढ़ लिख गई हैं। एक बहुत अच्छा काम नीतीश जी ने 10-15 साल पहले ये किया था कि जो बच्चियां, जिस परिवार में बच्चियां 8वीं खत्म करके 9वीं में जाएंगी, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन में ट्रांजिशन करेंगी, उनको साइकिल खरीदने के लिए पैसे दिए जाएंगे, 2,000 रुपए। तो ये इसका बड़ा जबरदस्त असर आया। बिहार में शुरुआत हुई और पूरे देश में इसका असर फैला। इसी कारणवश माध्यमिक शिक्षा में हमारे देश की बच्चियों का जो एनरोलमेंट है, वो बड़ी जबरदस्त रफ्तार से बढ़ा, और बिहार में भी बढ़ा। मगर जी। दिक्कत यह है कि क्योंकि रोजगार गैर कृषि क्षेत्र में बढ़ नहीं रहा, आदमियों के लिए भी नहीं बढ़ रहा, तो बच्चियों के लिए भी नहीं बढ़ रहा, तो उसका असर यह है कि बच्चियों का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बिहार में, हमारे देश में सबसे कम है। आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं, जिसमें आप अपना अगला अगला सवाल करें कि इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भारत का दुनिया में सबसे कम है। समझ रहे हैं आप? दुनिया जी में यमन और सऊदी अरेबिया वगैरह के बराबर का है। और बिहार का, हमारे देश बिहार, भारत में सबसे कम है। तो आप सोच सकते हैं। वेल, वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी स्ट्रेंज फेज। मतलब भारत की तारीख में इतना लेबर, वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इतना कम कभी नहीं था। इवन एट द टाइम ऑफ आजादी से भी गिर कम गया हो। है, विच इज, हालांकि सो दिस इज अ वेरी पेक्यूलियर सिचुएशन कि औरतें इतनी पढ़ी लिखी कभी नहीं थी पिछले शायद कई सौ सालों में, और लेकिन इतना विदाउट जॉब्स भी नहीं रही, विच इज अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन फॉर इंडिया। लेकिन दैट्स आई अ, कैन एक्सप्लेन दैट सर। वो एक्चुअली, 2 years ago, the Nobel Prize in Economics went to a Harvard professor called Professor Golden. जी महिला है। And जी she, see, one of the things that she has argued for a long time, and of course it is now standard, it's standard knowledge now, कि early stages of development, the female labor force participation is quite high. बिकॉज उसका लेबर कारण नहीं, ये होता है कि वो महिलाएं सारी एग्रीकल्चर में काम कर रही होती, मजदूर भी। धीमे धीमे वो कम होता है। जी और वो भारत में भी कम हुआ, और वो बिहार में भी कम हो रहा था। एक चीज मैं बताऊं,
और दूसरा, और एक तो एग्रीकल्चर से में काम कम हो जाता है, और दूसरे महिलाएं जैसे जैसे स्कूल जाने लगती हैं, पढ़ने लगती हैं बच्चियां, तो वो बच्चियां जो पहले काम करती थी और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ज्यादा होता था, वो बच्चियां स्कूल जाने लगती हैं, तो वो गिरता, और इस वजह से भी। और तो एक तरफ तो विकास हो रहा है, बच्चियां स्कूल जा रही हैं, तो और आप देख रहे हैं कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन घट रहा है। आप यही बात, इसी बात की चर्चा अभी कर रहे जी थे। हाँ, जी हाँ। तो अब रोचक बात यह है, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जी रोचक बात यह है कि जैसे जैसे विकास होगा और बच्चियां और पढ़ जाएंगी, और अगर और रोजगार बढ़ेगा, गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा, तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। यह विकास के संग होता है। तो मतलब जो चाइना में या ब्राजील में आपको, ये अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ज्यादा है, अमेरिका में लेबर फोर्स, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ज्यादा है, कि जी। महिलाएं पढ़ लिख गई हैं। तो ये गिरने की प्रक्रिया होती है, और फिर धीमे धीमे करके पढ़ाई और शिक्षा की वजह से वो बढ़त भी होती है। जी सर, मतलब ये तकरीबन टाइम हो गया है हमारे इंटरव्यू का, जी जी बट जी देयर इज विल कम बैक अगेन इलेक्शन से पहले। दोबारा हम बात करेंगे, फोकस्ड ओनली ऑन कि क्या किया जाए। वी हैव नाउ जी, अंडरस्टूड कि क्या हुआ है और क्यों नहीं। एक मैं बिल्कुल। आपसे बात पूछना चाह रहा था कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स की बात नहीं हो रही है। ये सरकार क्या कर सकती है, सरकार क्या कर सकती है, यही चल रहा है। दैट इज वन प्रॉब्लम आई थिंक इटसेल्फ, के एक्सपेक्टिंग आई एग्री। सरकार टू डू इज प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कुछ भी इनिशिएटिव्स नहीं आ रहे। उसका दूसरी, कारण मैं अभी बताऊंगा। जी जी हाँ, बोले आप। और जो दूसरी चीज ये है, जो सरकार भी है, ये प्रशांत किशोर को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई जब गुजरात लोग जाते हैं तो वहां पे इन्वेस्टमेंट्स का और इन्वेस्टमेंट्स इन मैन्युफैक्चरिंग इसकी बातें होती हैं, लेकिन बिहार में जब आते हैं तो फिर लाभार्थी के स्कीम्स की बातें होती हैं। सो इट इज लाइक के इवन गवर्नमेंट ट्रीट्स दीज पीपल एज हैंडीकैप्ड, कि अरे ये तो मजबूर हैं, इनको हम चंदा देना चाहिए, और वहां पे वो लोग टैलेंटेड हैं दूसरे स्टेट्स में, वहां पे इस्तेमाल करना चाहिए उनको फॉर डेवलपमेंट। तो ये रवैया, हाउ इज दिस गोइंग टू, लाइक इज देयर ए परसेप्शन ऑफ बिहार which is also impeding Bihar's development? देखिए, इसमें लोगों की समझ की कमी है, और ये है दिक्कत वहां है। आपके पहले सवाल पे आता हूं मैं, कि ये निजी क्षेत्र में निवेश क्यों नहीं है, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट क्यों नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं है। तो पहली चीज तो ये है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो सारा कंस्ट्रक्शन में जा रहा है। चाहे वो गांव में हो, चाहे वो शहर में हो। शहर में आप हर छोटे शहर में, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आप यूपी में पाते हैं, आप बिहार में भी पाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में नौकरियां बढ़ रही हैं, और वहाँ मजदूरी भी बढ़ रही है। जी। तो जो आदमी लोग हैं वो गांव छोड़ करके बिहार की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बढ़ती संख्या में लगे हैं। और क्योंकि कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी बढ़ रही है, मैं रियल एस्टेट, चाहे कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, वो दोनों बढ़ रहा है। तो उन्हीं सेक्टर्स से जुड़े हुए ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, उन्हीं में बढ़त है। तो सीमेंट में बढ़त है, मेटल्स में बढ़त है, और सैंड के माइनिंग में बढ़त है। ये सब चल रहा है, आप समझ रहे हैं। जी हाँ। और तो ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, प्राइवेट एक्टिविटी में सिर्फ उन इन सेक्टर्स में बढ़त है, और सारे सेक्टर्स में घटत ही है। तो ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्रीज की संख्या की कमी हम पाते हैं। आंकड़े हमको बता रहे हैं, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज बिहार के लिए, कि वो घटत हो रही है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण घटने का, डॉक्टर साहब, ये है कि हर जिले, और छोटे इलाकों में, पटना में भी दादाओं का और माफियाओं का खूब बोलबाला है। जी हाँ। और वो पॉलिटिशियन से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टी से, उनको उनके पास उनकी छत्र छाया है। तो अब इन कारणों से कोई निवेश निजी क्षेत्र में क्यों करेगा, आप मुझे बता दीजिए। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा था
पुलिस चाहिए। हाँ, जी हाँ। आप चाहे शुरुआत करिए ऐसे इलाकों में जहां आपके पास ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है और आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको पुलिस में पे तवज्जो देनी होगी। अच्छा, दूसरा कारण ये हमारे देश का इंडस्ट्रियलिस्ट बताता है कि भाई, आप स्वास्थ्य सेवाएं हम ही को प्रदान करनी पड़ेंगी। शिक्षा के लिए भी आप हमको वर्कर वहां अच्छा पढ़ा लिखा नहीं मिलता, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है वो पहले से ही भागा हुआ है, जी और हाँ। जो कम पढ़ा लिखा है वो तो कंस्ट्रक्शन में है, या फिर और फिर पलायन कर गया है, कहीं कहीं और कुछ काम कर रहा है। तो अब इस स्थिति में ह्यूमन कैपिटल की कमी में तो मैं निवेश करूं तो क्या करूं, कैसे करूं? मगर बहुत संभावनाएं हैं, उसके बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे, क्योंकि एमएसएमईज की बहुत संभावनाएं हैं। मगर अब समय कम रह गया है, मुझे जी लगता है आप हाँ। जी चर्चा हाँ। को खत्म करना चाहेंगे। जी हाँ। जी जी। तो तो सर, दिस वाज क्वाइट इल्यूमिनेटिंग। बिहार इतना बड़ा मसला है, हम एक घंटे में उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आई विल इंशाल्लाह कम बैक टू यू नेक्स्ट वीक एंड वी विल टॉक अबाउट व्हाट टू डू एज पार्ट टू टू दिस। बट थैंक यू वेरी मच, कॉन्वर्सेशंस पे आपने ज्वाइन किया, हमको इतनी हिस्ट्री और उसके प्रॉब्लम से जाहिर किया। बिकॉज आई थिंक अल्टीमेटली जो बिहार के ओवरऑल प्रॉब्लम्स है वो भारत के भी प्रॉब्लम्स है। इट इज नॉट जस्ट बिल्कुल। लिमिटेड टू बिहार। बिहार में वो इट इज लाइक ए टेक्स्ट बुक लेबोरेटरी केस बन गया है। सो अगर जो जो पॉलिसीज बिहार में सक्सेसफुल रहेंगे, दे विल बी इम्पैक्टफुल ऑल ओवर द कंट्री। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू कम बैक एंड वी विल टॉक अबाउट स्पेसिफिक पॉलिसीज, खासतौर से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह। सो संतोष जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू कॉन्वर्सेशन। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपको।